बिहार में इन दिनों कम्युनिस्ट पार्टियों की क्या स्थिति है। हम बीजेपी को क्यों गाली दें, हम लालू की पार्टी को क्यों गाली दें? जस्ट बताओ, टेल मी। जो हाल लालू जी का है मोर और लेस वही हाल हर पार्टी का है। एक बार जो बन जाता है वही रह जाता है। उसके लिए जरूरी है कि मध्यम वर्ग में आप पेनिट्रेट करें और यंग लोगों को सामने लाएं। किसी का पिछलगू बन के हम देश को, शासन को हम चलावें तो वो मुश्किल है। तो सीपीएम और सीपीआई से कितनी अलग है माले? बहुत अलग है और नए काडर फिर इसमें नहीं आ रहे। नए काडर जो भी आ रहे हैं वो माले में आ रहे हैं। नमस्कार, जन मीडिया के इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रीति प्रभा और चर्चा के लिए हम हाजिर हो चुके हैं और हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार प्रणव चौधरी जी। नमस्कार। नमस्कार। आज हम बातचीत करेंगे बिहार में इन दिनों कम्युनिस्ट पार्टियों की क्या स्थिति है। इससे पहले हमने बीजेपी को लेकर बातचीत की थी कि बीजेपी की मजबूती में बिहार में खासकर संघ की क्या भूमिका रही है और किस तरह से पार्टी मजबूत हुई है या फिर कमजोर हुई है। आखिरकार क्यों नीतीश कुमार के साथ जाना पड़ जा रहा है बीजेपी को चुनाव से पहले तक। इस पर हमने विस्तार में बातचीत की थी। अगर आप ये वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने इसका लिंक भी दे दिया, आप देख सकते हैं। यही नहीं, हमने कांग्रेस को लेकर भी बातचीत की थी कि कांग्रेस आखिरकार किस वजह से बिहार में कमज़ोर होती जा रही है या फिर इन दिनों क्या स्थिति है, इसको भी लेकर हमने बातचीत की थी। आप वो वीडियो भी देख सकते हैं, हमने इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आज हम बातचीत करेंगे बिहार में वाम दलों की क्या स्थिति रही है। तो बिहार में वाम दलों का इतिहास देखें तो सबसे पुरानी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी भाकपा है। 1960 से 70 के दशक में पार्टी बिहार में चरम पर थी। ये इसका स्वर्णिम युग रहा। 1972 में 35 सीटें जीतकर विधानसभा में मुख्य विपक्षी दल रही है। इसी दौर में पार्टी में टूट हुई और 1964 में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का उदय हुआ यानी माकपा का। चुनाव में इसने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। हालांकि 80 के दशक में राजनीति बदलने लगी। उसके बाद शुरुआती दौर में आईपीएफ, एमसीसी जैसे कई नक्सली संगठन चुनाव बहिष्कार और इसको लेकर संघर्ष के नारे भी लगाते रहे, अलग अलग इलाकों में सक्रिय रहे। इन्हीं में से एक भाकपा माले ने आईपीएफ के बैनर तले से 1989 में आरा संसदीय सीट और 1990 में विधानसभा में 7 सीटें जीतकर सभी को चौंका दिया। धीरे धीरे मध्य और दक्षिण बिहार में अपनी जड़ें मजबूत करती गई ये पार्टी। तो हम इस पर बातचीत करेंगे, लेकिन बाद के समय में माले की भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं रही। महागठबंधन के साथ जाने पर तीनों पार्टियां महागठबंधन में शामिल हो गई। उसके बाद थोड़ी स्थिति मजबूत होती नजर आ रही है। तो सबसे पहले तो हम बात ये करेंगे कि सीपीआई-एमएल बिहार में लेफ्ट पार्टियों में सबसे बड़ी पार्टी कैसे बन गई, जबकि सबसे बाद में ये पार्टी आई है, माकपा और भाकपा के बाद। बिल्कुल सही कहा प्रीति तुमने, क्योंकि इन लोगों का एक अंडरग्राउंड मूवमेंट चला कई दशकों तक। नक्सलवादी मूवमेंट के बाद खास करके भोजपुर के गांव में जो ये इकबारी गांव है, सुरसगढ़ा है, मुसहरी है, कुछ ऐसे जगह हैं जहां पर इन लोगों का ग्रामीण क्षेत्र में संघर्षशील लोगों के साथ वहाँ मजदूर कस लेकर के और बाकी जो वहाँ के भूमिहीन गरीब किसान को लेकर के मूवमेंट चला। वो पिछले समझो कि लेट 60s से काफ़ी बिहार में इनफैक्ट वो जन्म लिया और वो नक्सलवादी से आ गया भोजपुर। और भोजपुर में आकर के यहाँ इन लोगों का संघर्ष बेसिकली अंडरग्राउंड लेवल पे हुआ, इनकी कोई जानता नहीं था। और इसमें बड़े बड़े जो ब्राइट स्टूडेंट्स थे, चाहे दिल्ली यूनिवर्सिटी के हों, चाहे पटना यूनिवर्सिटी के हों, बड़े बड़े प्रेसिडेंसी कॉलेज के हों, कलकत्ता में, दिल्ली में और पटना के ब्राइट स्टूडेंट्स इसमें आने लगे। इस पर कई फिल्में भी बनी हैं इन लोगों को लेकर के। तो इन लोगों के बेसिकली उस संघर्षपूर्ण इतिहास को दिखलाया और इसमें दिखलाया कि कैसे बड़े ब्राइट स्टूडेंट्स इसमें आए और इस मूवमेंट में चले आए। उसके बाद सडनली जैसा कि तुमने कहा कि 89 के पहले बाद हमको लगता है 90s में, अर्ली 90s में ये ओवरग्राउंड हुई। ठीक है, ये आई अपने रूप में। उस समय विनोद मिश्रा इसके जनरल सेक्रेटरी थे, कॉमरेड विनोद मिश्रा, जो कि मर गए, अभी नहीं है। और उन्होंने इसको चाहा कि इसको हम ओपन लड़ें। तो बाद में देखोगे कि आईपीएफ जो था वो भी खत्म हो गया। इन लोगों ने मेन सीपीआई-एमएल लिबरेशन ये नाम से पार्टी उभर के आई। और पहली बार जो बताया तुमने रामेश्वर प्रसाद, वो बिहार के पहले और आखिरी
आखिरी एमपी रहे, जो बहुत काफ़ी चर्चा में रहे और उनका एक बैकग्राउंड था। अब तक के आखिरी रहे, अब तक क्या करें, अभी तो चुनाव हुआ नहीं है, ये तो मैं 24 की बात नहीं कर रहा हूँ। बहुत उत्साह था और एक गर्मजोशी से था कि पार्टी ने पहली बार किसी आदमी को यहाँ से संसद भेजा है और उनकी छवि भी बहुत अच्छी थी। बहुत बैकग्राउंड, हम्बल बैकग्राउंड से आते थे, गरीब किसान थे और उनका टर्म रहा और उन्होंने आरा पार्लियामेंट्री सीट से। उसके कारण क्या हुआ कि अंडरग्राउंड का जितना इन लोग का था मेहनत और जितना इन लोग का काडर में वर्क था, पेनिट्रेशन गांव में जितना था, तो उसके कारण एक नई लोगों को उत्साह दिखी कि एक नया लेफ्ट आया है, न्यू लेफ्ट। जिस तरह से अलग अलग संगठनों का निर्माण किया गया पार्टी के भीतर, सांस्कृतिक संगठन बने, मजदूर संगठन बने, किसान संगठन बने, महिला संगठन बने, स्टूडेंट संगठन बने, महिला संगठनों का निर्माण किया गया, ट्रेड यूनियन बने। धीरे धीरे ये लोग डेवलप किया और इन लोग का कंसंट्रेशन बिहार में सबसे ज्यादा था। बिहार, उस समय का बिहार मतलब जो झारखंड भी अभी हो गया, अनडिवाइडेड बिहार में, और इन लोगों ने काम करना शुरू कर दिया, जिसके कारण एक लगा कि ये बाकी जो ट्रेडिशनल पार्टी हैं, जो जिसका तुमने नाम लिया सीपीआई और सीपीएम, ये दोनों हाशिए पर धीरे धीरे होते गए, क्योंकि इन लोग उभर के सामने आए और इन लोगों ने डिसाइड किया कि जब हम लोग ओवरग्राउंड हुए हैं तो हम लोग डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में आवे, इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स में आवे। तो इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स में ये लोग आया, जैसा तुमने कहा कि पहली बार 7 सीट जीता। तो एक उत्साह, एक उमंग कि भाई नई पार्टी, और इस तरह कम समय में बिहार में काम की और बिहार में सडनली आकर के इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स में 7, और भी वो लीडर जो कि ग्रास रूट लेवल से, जिनका फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग था। हालांकि उत्साह बहुत दिनों तक नहीं रहा, जो विधायक जीते नहीं रहेगा। जब इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स के लिए अपने डिमेरिट्स हैं, वो तो अलग कहानी है। नहीं रहा, कई बार नहीं जीता, कई बार 2 ही 3 जीता, कई बार सब चले गए लालू जी के पार्टी में, ऐसा भी है, वो तो होगा ही, उतार चढ़ाव होगा ही। लेकिन उस समय का जोश था कि ये लोग संघर्ष की जिंदगी के थे। उस समय पढ़ाई छोड़ के सारे लोग आए थे इस मूवमेंट में, और खेतों में, गाँव में किसानों के बीच काम करते करते सडनली इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स में आए और इन लोगों जीता। तो धीरे धीरे एक समय के बाद देखोगी 90s के बाद से धीरे धीरे वो जो ट्रेडिशनल सीपीआई थी, जिसका तुमने कहा 1925 इसमें एक ऐतिहासिक उनका स्वर्णिम काल रहा, वो धीरे धीरे हाशिए पर चलते गए और ये लोग जो है सामने उभर के आते हैं, जिसका परिलक्षण हम लोग को इलेक्शन के रिजल्ट से पता चलता है कि माले सीपीएम और सीपीआई से पहले तो सीपीआई थी, सबसे पुरानी पार्टी सीपीआई रही है, उसके बाद टूट हुई जिसमें सीपीएम बना और फिर आईपीएफ से सीपीआई एमएल लिबरेशन। तो सीपीएम और सीपीआई से कितनी अलग है माले? बहुत अलग है। किस तरह से अपने आप में बदलाव? इसलिए कि उन लोग बेसिकली उन लोग का ट्रेडिशनल था, धीरे धीरे उनका जो बहुत सारे लोग थे वो इसमें आने लगे ना। एक तो सीपीआई एमएल में शिफ्ट होते गए यंग काडर, और इस तरह के जो बचे उस सर्टेन पॉकेट में रह गए। जैसे मधुबनी मेजर सेंटर था लेफ्ट पार्टी का, तुमने नाम सुना होगा भोगेंद्र झा का, एमपी हुआ करते थे। तुमने नाम सुना होगा इनका, एक ये थे चतुरानंद मिश्र, सुनील मुखर्जी, जगन्नाथ सरकार, ये लोग बिहार के फर्स्ट जनरेशन कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर थे, जिनका कि नाम अगर तुम सुनोगे तो सब लोग उनको बच्चा उस समय जानता था। खास करके बेगूसराय को कैसे लेनिनग्राद कहते थे, तो बेगूसराय का ओरिजिनल जो उनका काम था, चंद्रशेखर बाबू थे उनके सीपीआई के बहुत बड़े लीडर थे। तो कहने का मतलब उस समय जितना भी लोग थे वो धीरे धीरे एक पॉकेट में सिमट के रह गए। एक पर्टिकुलर कास्ट का भी डोमिनेंस कुछ इलाके में रहा। बहुत लोग ये भी कहते हैं कि सीपीआई का ह्रास का कारण ये भी है कि सीपीआई में लैंडलॉर्ड लोग ज्वाइन करने लगे अपने ज़मीन को बचाने के लिए। एक मत ये भी है कि जो बड़े बड़े भूमिपति थे, जो लैंडलॉर्ड थे, वो अपनी ज़मीन को बचाने के लिए सीपीआई ज्वाइन कर लेते थे, क्योंकि सीपीआई उनका भूमि अधिग्रहण माने छीन न ले, तो धीरे धीरे लोग सिमटते गए और पॉकेट बोरो की तरह छोटे छोटे इलाके में अपना वर्चस्व जमाए गए। जैसे बेगूसराय, जैसे मधुबनी, जैसे पटना, रामावतार शास्त्री थे यहाँ के एमपी, सोच लो एक समय में पटना के एमपी हुआ करते थे वो। इस तरह बहुत सारे लोग हैं, नाम नहीं बताना, क्योंकि हाल के दिनों में एमएलसी थे शत्रुघ्न प्रसाद सिंह, परमानंद सिंह मदन, ऐसे बहुत सारे लोग थे जो धीरे धीरे सीपीआई से आते आते, अभी लोग सीपीआई में हैं लेकिन वो ओल्ड हो चुके हैं, नया काडर आना बहुत मुश्किल हो गया। नगेंद्र नाथ ओझा, ये लोग सब सीपीआई के थे। एक तो सब बूढ़े हो रहे हैं, कुछ लोग मर चुके हैं इसमें, और नए काडर फिर इसमें नहीं आ रहे। नए काडर जो भी आ रहे हैं वो माले में आ रहे हैं।
एक नया स्फूर्ति के साथ, क्योंकि माले इस बीच में कैंपस में अपना भागीदारी बनाना शुरू किया, JNU के कैंपस में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी शुरू किया हाल के दिनों में, लेकिन वहाँ सक्सेस नहीं मिल पाया। लेकिन JNU में पिछले 10 सालों से 15 सालों से ऐसा के नाम से चलती, ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन के नाम से चलते। उसी तरह बिहार के भी यूनिवर्सिटी में, पटना यूनिवर्सिटी में देखोगे ये लोग चुनाव लड़ते हैं लेकिन जीत नहीं पाए हैं, यहाँ का समीकरण दूसरा रहा है। लेकिन कैंपस में आने लगे, महिलाओं के बीच जाने लगे, ट्रेड यूनियन में जाने लगे, जैसा कि तुमने कहा कि इस तरह में उन लोगों की संख्या बढ़ने लगी। तो धीरे धीरे जो ओल्ड CPI के लड़के जो लोग थे वो धीरे धीरे आने लगे CPI ML में, और इनकी वर्चस्व जो है धीरे धीरे एक सर्टेन पॉकेट तक सिमट के रह गई। बाद के दिनों में अभी भी देखोगे 2 MLA हैं, 1 MLA है, इस तरह का भी अजय कुमार हैं जो कि MLA हैं, उन्हीं का वो खड़ा हुआ है ना अभी खगड़िया से संजय कुमार, ही इज कुशवाहा, संजय कुमार कुशवाहा। इन लोगों ने 4 सीट मांगा था CPM में, लेकिन नहीं मिला। उजियारपुर पर लोग जोर मार रहे थे, उजियारपुर नहीं देना था, तो खगड़िया में इनसे अच्छा इनको कैंडिडेट नहीं था, क्योंकि खगड़िया में ही इसका काम हुआ, डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी था और इन्होंने काम किया है, जो कि अभी लड़ रहे हैं। तो बेसिकली कहने का मतलब है कि अब एक जगह सोच लो, अब एक MP के सीट के लिए लोग लड़ रहे हैं इतने बड़े राज्य में, सीटों के लिए मशक्कत। हाँ, उसी तरह फिर CPI का भी है। CPI भी एक सीट अवधेश राय को दिया है बेगूसराय से। कन्हैया कुमार जो CPI में थे वो भी एक सेलिब्रेटेड लीडर थे, वो भी चले गए कांग्रेस में। तो अब इनके पास काडर की भी कमी है, देंगे तो किसको देंगे? अवधेश राय यादव हैं, अब इनको कितना वोट मिलता है, क्या करता है, इनको गिरिराज सिंह से लड़ना है। तो बेसिकली धीरे धीरे ह्रास होता गया और CPI ML एक सर्टेन लेवल पे पहुंच गया, जिसको कि आज के तारीख में कहते हैं कि सबसे बड़ी लेफ्ट की पार्टी बन गई है बिहार में। यानी वाम सियासत में बिखराव ने भी इनकी जड़ें कमजोर की हैं। इनका तो फिर कहानी दूसरा है। एक तो समूचा इन लोगों का 3 दशकों से लड़ाई थी राजद के खिलाफ, उसके संघर्ष में एक समय जब देखे होंगे पिछले 10 साल में लालू जी के राज में नरसंहार हुए बिहार में। नरसंहार रणबीर सेना वर्सेस इन लोगों की पार्टी के बीच में, जो कि गरीब किसान और लेफ्ट पार्टी के बीच में, और रणबीर सेना भूमिपतियों के थी। दोनों के बीच क्लैश में दोनों तरफ से काफ़ी लोग मारे गए, विभत्स रूप से मारे गए, और इस सिलसिला में इन लोगों का फोकस एकदम चला गया दूसरी तरफ। तो एक तो इनके ज़्यादा मारे जाते थे, दूसरी बात इनके पास उतना धन संपत्ति नहीं था जो ये लोग डेवलप कर सके उस ढंग से जिस तरह बाकी पॉलिटिकल पार्टी को। इन लोग का जो रणबीर सेना का फंडर बहुत था, जो वाइट कॉलर जो उसको फंड करते थे, चाहे किसी भी प्रोफेशन में स्टेक होल्डर थे, वो इनके पास नहीं था। इनका पेनिट्रेशन मिडिल क्लास में बहुत कम था उस समय, जिस समय ये चल रहा था कोई पेनिट्रेशन कैंपस में नहीं था, कोई इस तरह का। धीरे धीरे जब ख़त्म हुई, फिर नीतीश की सरकार जब आई, तो नीतीश की सरकार में नीतीश भी एक बार इन लोग से हाथ मिलाए थे, समता पार्टी में थे जॉर्ज फर्नांडिस के साथ, लेकिन वो सक्सेस नहीं हुआ। तो फाइनली होते होते ये लोग आ गए इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स में। तो जब इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स में आए तो इनके ज़्यादा लोग जो है वो अर्बन सेंट्रिक हो गए, शहरीकरण हो गया इन लोग का, तो गांव में ये लोग कम रहने लगे। इनके टॉप लीडर को देखोगे, पॉलिट ब्यूरो मेंबर और जितने भी सेंट्रल कमेटी के, उसमें बहुत सारे लोग पटना सेंट्रिक हो गए, अर्बन सेंट्रिक हो गए। जिनको भोजपुर में रहना चाहिए वो पटना के ऑफिस में है। सुविधाएँ बढ़ गई, सुविधाएं इसलिए बढ़ गई कि MLA बढ़ने लगे। अभी मान लो 11 MLA, पहले 12 थे, 11 हो गए, एक तो जेल चला गया। हाँ, तो अब 11 MLA का घर हो गया, गाड़ी हो गया, घोड़ा हो गया, पैसे मिलने लगे, एक कंफर्ट जोन बन गया। अब कंफर्ट जोन बनने से क्या होता है, स्वाभाविक है, तुम्हारा हमारा भी होगा तो उसी टाइप का होगा अगर हम लोग उस ढंग से सोचे तब। तो कंफर्ट जोन होने से होगा कि गांव से थोड़ा सा लिंक खत्म होने लगा। जो गांव में रह गए प्रखंड पंचायत लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वो ठीक है, लेकिन जो पॉलिट ब्यूरो और सेंट्रल कमेटी में जो एक सेलिब्रेटेड नेता के रूप में आने लगे, चाहे महिला संघ के हो चाहे स्टूडेंट में हो, वो सब बड़े हो गए। और एक देखोगे यंग का अभी भी कमी है, चाहे लड़कियों का है चाहे लड़कों का है, कैंपस से लोग आते कम हैं। तो इनका जो मिनिमम एज लेवल है 50+ है। अगर इनका सबसे माने छोटा भी होगा वो 50 से कम का नहीं होगा। कुछ को छोड़ दें, हम संदीप सौरभ भी सबको छोड़ दें जो अभी आए हैं, तो हमको लगता है कि सेंट्रल कमेटी और पॉलिट ब्यूरो में 50 से ऊपर के लोग हैं, 70 तक लोग जाते हैं, 75 तक लोग जाते हैं। माले की बात कर रहे हैं, माले की बात कर रहे हैं। तो उसमें क्या हुआ कि नए यंग काडर आने कम हो गए, तो फिर वो शिथिलता की जो स्थिति होती है, जो अब स्टैग्नेशन टाइप का, तो इनके पास कुछ दूसरा नहीं सिवाय इनका एक एजेंडा है भी। तो उस स्थिति में अब इनको सोचना पड़ेगा कि इस कंफर्ट जोन में जब गांव से लिंक टूट जाएगा, आप कहोगे कि भीड़ तो आती है बहुत,
तो भीड़ तो आती है, एक पर्टिकुलर लोग जाते हैं उस असाइनमेंट पर लगते हैं 2 महीना 3 महीना और अपना ओल्ड कॉन्टैक्ट को वो बना रहा गांव से लिंक जब तक विनोद मिश्रा। लेकिन वोट भी तो आ रहे हैं। वोट कितना आ रही है? वोट ज़्यादा बढ़ा नहीं है, फिर देखो वोट घट जाएगा। तुम देखना कि वोट के लिए है, स्टेट पार्टी तो हो ही गई, 12 विधायक जीते। स्टेट पार्टी तो हो गई ना 12 विधायक में, 12 विधायक में स्टेट पार्टी तो नहीं इन लोग का इतना ज़्यादा ये हो गया। अब यह है कि थोड़ा सा इनका गांव से, इसलिए कि जब तक विनोद मिश्रा जिंदा थे, जब तक वो थे तब तक वो कनेक्ट बना हुआ था। धीरे धीरे अर्बन सेंट्रिक होता ही ऑब्वियसली। सीपीआई का देख लीजिए आप, सीपीएम का देख लीजिए आप, एक उनके सीपीएम के बहुत फेमस ये थे, विभूतिपुर से लड़ते थे, उनका नाम था रामदेव वर्मा, जो कि मंजू प्रकाश थे उनके हस्बैंड भी थे, 5 बार एमएलए रहे वो। विभूतिपुर समस्तीपुर का एक असेंबली सेगमेंट है, वो सीपीएम के लीडर थे। धीरे बाद वो खत्म हो गए, डेथ कर गए पिछले 2 साल पहले। क्या हो हसरुबा? कहने का मतलब ये है कि नर्चर नहीं करना, जितना नर्चर करते थे, जितना उनको करना चाहिए था वो नहीं हो सका और धीरे धीरे लोग अर्बन सेंट्रिक हो गए। और अर्बन सेंट्रिक होने का मतलब ये है कि पटना में कैंडिडेट, पटना के आसपास में कैंडिडेट, दिल्ली जाना, पटना आना, ये है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आना, लेकिन गाँव में रहना, गाँव में उसके बीच काम करने का स्थिति धीरे धीरे कम होती जा रही है। उसके लिए जरूरी है कि मध्यम वर्ग में आप पेनिट्रेट करें और यंग लोगों को सामने लाएं, जो कि हमको नहीं लगता दिख रहा है आज के तारीख में। जब उनका देखोगे पॉलिट ब्यूरो का और सेंट्रल कमेटी का लीडरशिप, तो डिफरेंट टाइप का है। कास्ट का प्रभाव आप किस तरह से देख रहे हैं? बहुत ज़्यादा है। कास्ट के हिसाब से ईवी टिकट देने लगे हैं। इनका कास्ट में नहीं विश्वास है, जबकि लोग डिनाई करेंगे कि हमको कास्ट में कोई विश्वास नहीं, हम लोग संघर्ष के लिए। लेकिन तुम अगर पिछले 10 साल का इन लोग का इलेक्शन का पैटर्न देखोगे तो कास्ट के लाइन पर भोजपुर से खड़ा किया है, या बाकी औरंगाबाद से, या बाकी पालीगंज से, या जो भी है। तो इसमें कास्ट तो बहुत बड़ा फैक्टर है ना। ऐसा नहीं है कि इनका जो कास्ट है वो दे दिया लड़ गए, ऐसे नहीं जीतेंगे ये लोग। और महागठबंधन से अलग इन तीनों पार्टियों को देखें तो आप कैसे देख पाते हैं? ठीक देख पाते हैं, अपना वजूद था। आज इनको टर्म्स डिक्टेट कर रहा है महागठबंधन के जो नेता हैं, लालू प्रसाद जी एंड फैमिली, क्योंकि वो डिक्टेट कर रही है इनको कि कौन सीट मिलेगा, कौन सीट नहीं मिलेगा, कौन कैंडिडेट खड़ा कीजिए, कौन नहीं। ये भी एक सर्टेन टर्म्स में वो डिक्टेट करता है, आप माने चाहे नहीं माने। लेकिन ये बात फैक्ट है कि अब आप अभी उनके, जबकि इनका पूरा संघर्ष ही रहा है एंटी लालू, पूरा एंटी लालू 90s के दशक में, 2000 के तक में इन लोगों का रहा है। जब तक नीतीश कुमार नहीं आए तब तक इन लोगों का लालू के खिलाफ था। आज सडनली लालू जी के साथ हो गए। एक स्ट्रेटेजिक रीजन से कहते हैं हम लोग, स्ट्रेटेजिकली एक संविधान को बचाने के लिए और फासिस्ट तत्वों को दूर रखने के लिए, लड़ने के लिए। तो अब वो सिचुएशन नहीं रहा। अब ये है कि वो टर्म्स डिक्टेट करेगा। जब आप MLC हो गए, जब आप कल को मंत्री होइएगा, तो जो नेता आपका होगा उसको तो मानना ही पड़ेगा। तब आपका सारा जो फिलॉसफी है वो एक केंद्रित हो जाएगा, ऑब्वियसली होगा। इसमें ये नहीं है कि खराब और अच्छा की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, ये परिस्थिति है, इनको टैकल करना था। आज तक कैसे लड़े बिना लालू के? आज तक बिना किसी के साथ रह, पहली बार साथ में है। पिछले 19 से साथ में ही है, मंत्री नहीं बने हैं लेकिन साथ में तो है ही। इसीलिए अब ये देखना होगा पार्टी के लिए कि फ्यूचर 10 ईयर्स, 15 ईयर्स, 20 साल के क्या एजेंडा है, क्या आपका प्लान है, कैसे आप पार्टी को और आगे बढ़ाइएगा। और नेशनल लेवल, अब तक यही दुर्भाग्य है, अगर तुम पूछोगे तो मैं बताऊंगा कि पिछले 20 वर्षों के बाद अभी भी पार्टी सिर्फ एक बिहार राज्य में केंद्रित रह गई है। कुछ आसाम में था, वो खत्म हो गई है। एक झारखंड में अभी है, तो एक सीट लीडर है, वो लीडर अभी MP में खड़ा होता है, MLA भी वही होता है। अभी MLA है, वो इसी को MP के लिए खड़ा किए हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप उसको फैला नहीं सके, एक नेशनल पर्सपेक्टिव में लाने का नहीं। हाँ, किसी के साथ आप अलायंस कर लिए, किसी के साथ दोस्ती कर लिए, किसी के साथ इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में आ गए आप, तो वो ठीक है। लेकिन आपका अपना कैडर जिस तरह बढ़ना चाहिए, समय आपको काफ़ी था। हम समझो कि 50 साल का हम बता रहे हैं, 40-50 साल का, 90 के दशक से शुरू करो तो इधर हो गया, अगर 20-25 बरस हो गया। इस बीच में आप एक पैन इंडिया जो बनाते, वो आप नहीं बना सकते। छिटपुट बना है, कहीं महाराष्ट्र में है, कहीं छत्तीसगढ़ में है, कहीं आपको उत्तराखंड में है, तो वो छोटा छोटा पॉकेट है। लेकिन एक ज़बरदस्त, इन लोगों का नया जो एक टीम आया है वो स्कीम वर्कर्स के है, डिफरेंट जो वर्किंग क्लास हैं, जो ट्रेड यूनियन है, जैसे सिक्योरिटी गार्ड हुआ, जैसे कि आशा वर्कर, एटसेट्रा इतने जो लोग हैं। तो उसमें जब तक एक पैन इंडिया नहीं बनेगा तब तक लेफ्ट का कोई, हमको नहीं लगता है कि आगे स्टैग्नेशन के लेवल पे है। CPM और CPI की तरह ही एक अनदर लेफ्ट पार्टी रह के जाएगी, फिर कोई चौथा खड़ा होगा इनके आगे। हाँ, लेकिन सवाल ये भी है कि जब ये कहा जाता है कि हम BJP को कमजोर करने के लिए, BJP से लड़ने के लिए हम अलायंस में जा रहे हैं, तो फिर तीनों पार्टियों के बीच अलायंस क्यों नहीं हो रही है? नहीं हो सकती है,
सबके अपने अपने पर्सनल एस्पिरेशन है, सब अपने चाहते हैं। तीनों लेफ्ट पार्टियां हैं, तीनों नहीं, दूसरे से टूट कर दूसरी पार्टी बनी है, फिर तीसरी पार्टी बनी है, तो अलायंस तो कर सकते हैं, एक साथ नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। तीनों का अलग अलग हिसाब किताब है, तीनों अपने, यही तो दिक्कत है। यही बात तो पिछले 15-20 साल से दीपंकर भट्टाचार्य, इसके पहले विनोद मिश्रा कहते थे कि लेफ्ट का एक यूनाइटेड फ्रंट हो, जो कि लोग हर बार मीटिंग में कहते हैं। इस बार अभी भी कह रहे हैं लेफ्ट फ्रंट, लेकिन लेफ्ट फ्रंट नहीं ना है, वो 5 सीट है, 3 पार्टी में बटा हुआ है, एक पार्टी में नहीं है, तो मर्ज करेंगे नहीं। अपना अपना आइडियोलॉजी है, अपने इतिहास है, अपने के सबके अपने पे सुनहरे दिन है जिसको कि याद करते हैं वो, तो वो चीज़ नहीं हो सका। प्लस इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शन भी है, बहुत सारी चीज़ों में नहीं मानते। जैसे अभी हाल में तुमको पता होगा, जब ये डील हो रहा था माले और सीपीआई और सीपीएम के बीच लालू जी के साथ, तो सीपीआई ने कमेंट किया था माले पर, कहा कि आप इतना क्यों मांग रहे हैं, आप अपनी स्थिति को देखिए कि आप इतना मांग रहे हैं। वो मांग रहे थे तो ये लोग कुछ नहीं बोल पा रहे थे, तो इन्होंने पब्लिकली कहा, प्रेस में कहा सीपीआई ने कि माले जरूर से ज़्यादा ही मांग रहे हैं। तो इस तरह अगर गठबंधन में रहना है तो एक सामंजस्य रूप में हो, इसीलिए। एक आखिरी सवाल है आपसे कि इन तीनों पार्टियों का भविष्य आप किस तरह से देख रहे हैं? हम भविष्य नहीं देख, जब तो ये लोग अपने को आज के तारीख में नहीं ये करेंगे, सुलझाएंगे, अपने आज के तारीख के साथ नहीं चलें। वही हमने पहले भी कहा कि समय परिवर्तनशील है, आपको उसी के हिसाब से चलना होगा। बहुत लोग नहीं समझ पा रहे कि मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट क्या है। अब जो बताओगे तो समझेंगे, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जेएनयू कैंपस में आ जाने से तो आपको होगा नहीं, लेकिन बेसिकली आपको यहाँ के रूट को पकड़ना पड़ेगा और यहाँ के मूलभूत समस्याओं को लेकर आगे जाना पड़ेगा। अगर आप सरकार में भी नहीं हैं, आप बढ़ भी नहीं रहे हैं, ये तो और ख़राब बात है। सरकार में नहीं है, हम उसके खिलाफ लड़ रहे हैं, या हम उसके इशूज पे बेस्ड पर हम सपोर्ट कर रहे हैं, इशू बेस्ड नहीं रहेगा तो हम उसके खिलाफ मगर हैं। लेकिन सवाल ये है कि आप क्यों नहीं तब बढ़ रहे हैं? आपको बढ़ना चाहिए उस हिसाब से, तो आपका एक्सपेंशन भी नहीं हो रहा है। तो कहाँ आप में कमी है, कैसे उसको सुधार कर सकते हैं, उसको कैसे रेक्टिफाई कर सकते हैं। आने वाले समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ जाएगा, आने वाले स्थिति में मैन पावर की कमी हो जाएगी, आने वाले में मेजर रिट्रेंचमेंट हो रहा है, आने वाले में बहुत सारे विभाग जो हैं इर्रेलिवेंट हो जाएंगे। उसमें आपकी क्या कार्य योजना है? आपकी कार्य योजना अभी भी वही, पिछले थोड़ा सा चले जाएं हम 20-25 साल, तो मोर और लेस वही है। उसी में कुछ नए कामगार आ गए हैं, नए मजदूर आ गए हैं, नए फैक्ट्री खुल गए हैं, लेकिन मोर और लेस वही चल रहा है, उसमें कोई नया परिवर्तन नहीं हो रहा है। और आप जो डिमांड करते हो, आप जो प्रेशर करते हो, वो जल्दी नहीं मान होता है, क्योंकि आपकी संख्या बहुत कम है। तो संख्या नहीं रहेगा तो प्रेशर टैक्टिक्स कम रहेगी, आपकी संख्या बढ़ेगी। अभी आपकी संख्या बढ़ गई तो कैसे आप अभी कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो? 11 एमएलए होना एक मामूली पार्टी लेफ्ट पार्टी के लिए आज के तारीख में बहुत बड़ी बात है। 11 को लेकर चलना, अब इसी में सोच लो, एक चला गया जेल। अब ये पुरानी घटना है, 2017 की घटना है, लेकिन इस चीज़ को देख करके आपको विनेबिलिटी सोचना होगा कि कैसे है। अब जैसे कि हम कहते हैं नालंदा में इनका कोई ज़्यादा काम नहीं है, बहुत बड़ा कंस्टिट्यूंसी है, बहुत प्रेस्टिजियस कंस्टिट्यूंसी है, सारे देश की नज़र रहती है नालंदा पे। वो नालंदा पे आपका क्या काम है रेट्रोस्पेक्टिव, क्योंकि इनको नहीं मिला तो नालंदा ले लिए। वही हाल है सीपीएम का। सीपीएम मांग रहा था उजियारपुर, नहीं दिया, खगड़िया में आकर अटक गए। तो खगड़िया भी मांग रहे, लेकिन खगड़िया उनका नंबर 2 और 3 में था। सारी सीटें तो जीतने के लिए ही नहीं ली जाती हैं, नहीं ली जाती है। चुनाव लड़कर अपनी पार्टी को मजबूत भी कर सकते हैं, आप अपने आप को देख भी सकते, जांच भी सकते हैं कि आपके साथ कितने वोटर्स हैं। वो समय खत्म हो गया, वो वेट एंड वॉच खत्म हो गया। अब आप एक्शन में आ रहे हैं, अब आप एक्शन में कैसे एमएलसी आप बन गए? आप तो कहीं से नहीं जीते, आपको कांग्रेस सपोर्ट किया है, कांग्रेस सपोर्ट नहीं करता तो एमएलसी नहीं बनते आप। तो आप तो वो जीत कर नहीं लाए हैं, वो आपके हाथ पर तो नहीं आया है, बैकडोर से आप आए हैं। राज्यसभा में भी जाइएगा तो बैकडोर से जाइएगा, तो आप एक्सपैंड नहीं कर सकते हो। तब आप रहिए किसी के रहमो कदम पर रहिए और उसके टर्म्स पर भाषण दीजिए, एक नॉन इशू पर, हल्का फुल्का इशू पर, उससे सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता। आज कितना बड़ा कंट्रोवर्सी हो रहा है कि रोहिणी को दिया, रोहिणी भी है, और समूचे भाजपा वाले आज चिल्ला रहे हैं लालू जी कैसे। लालू जी को फर्क पड़ता है क्या? लालू जी गए सीधा हरिहरनाथ का मंदिर गए, प्रणाम किए, दोनों बेटी वहाँ पूजा किए, पाठ किए, चले आए। बाकी लोग यहाँ से बीजेपी वाले हल्ला कर रहे हैं कि सारे पार्टी परिवार का, क्या फ़र्क पड़ता है? तो इस तरह की लीडरशिप, इसलिए उसके पास वोट बैंक है, इसलिए उसके पास काडर है, इसलिए उसके पास एमएलए है। कल को 2 एमएलए हो जाएगा तो कौन बात पूछेगा? तो वही हाल, द सेम अप्लाइज टू एवरीवन। माले में भी यही हाल है ना, अगर आपको 1 एमएलए हो जाएगा तो कौन पूछेगा? क्यों नहीं आप रामेश्वर प्रसाद के बाद एक भी बिहार से एमपी खड़ा कर सके और जिता सके? आज कैसे आप 3-3 ले लिए हैं?
ये बेसिक क्वेश्चन उठता है, इसमें कोई ये नहीं। हाँ बढ़ेगा, जब आपका वोट बढ़ेगा तभी ना आप एमपी होइएगा। तो एमपी में आप एक हुए, उसके 89 में हुए, कितना साल हो गया? एक और हो जाता, नहीं हुआ। खड़ा तो किया आप हर बार, कुछ ना कुछ तो खड़ा किए। पिछली बार भी राजू यादव को खड़ा किए थे, उसमें तो अच्छा था चांस, अच्छा चांस था, इसलिए कि उसमें गठबंधन सपोर्ट कर रहा था। तो मेरा ये कहना है कि आपको कुछ चेंज करना होगा, तरीके से सोचना होगा, रीओरिएंट करना होगा, थोड़ा फ्लेक्सिबल होना होगा। ऐसे नहीं कि रिजिड है जो हम कर रहे हैं वो। इसमें है क्या, एक डिस्कशन डिबेट भी खत्म हो चुका है धीरे धीरे। जो आप कर रहे हैं हम चुपचाप मान रहे हैं, कोई डिबेट नहीं हो रहा है। डिबेट को होता है कि कुछ नई चीज़ें सामने आती हैं। हम तुम जब डिबेट करेंगे कोई नई चीज़ सामने, वो डिबेट की जैसे हम लोग कहते हैं कि भाजपा में नहीं है कुछ डिबेट है, जो एक बार हाईकमान बोलता है उसको फॉलो करना, वही हाल तो सब पार्टी में धीरे धीरे है। कहे बीजेपी में थोड़ा कम थोड़ा ज़्यादा, तुम थोड़ा हल्का बहस करती हो, हम कुछ बहस नहीं करते। लेकिन वो स्ट्रेचर हो गया तब वो बहस नहीं करता है। आज के तारीख में जो मीटिंग होती है इन लोग की सेंट्रल कमेटी के पॉलिटिक्स, हल्का बहस होता है। बहस एक लॉजिकल एंड पर नहीं होता है। बहस होता है तो जो मान लिया वही फाइनल है, बाकी आप बहस करते रहिए। मेरी समझ ये हो रहा है, इंपॉर्टेंट इशू खत्म होती जा रही है। तो वो चीज़ साचा। प्लस अब तक आप अंडरग्राउंड थे, आप फेसबुक पर हैं, आप इंस्टाग्राम पर हैं। ऐसा थोड़ी कि हम जितना बात बोल रहे हैं अपने मन से बोल रहे हैं। ये सारे चीज़ पब्लिक डोमेन में लोग एक दूसरे को डिस्कस करते हैं। तुम ऐसा डिस्कस करते हैं, हम ऐसा डिस्कस करते हैं, तब एक मैं ये तो गलत किया, इस तरह नहीं होना चाहिए, जो भी है। तो ये आदान प्रदान की स्थिति आप पार्टी के अंदर नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वहाँ नहीं बोलने की गुंजाइश है, या उसकी हैसियत आपकी नहीं है कि वहाँ तक पहुँच पाइए आप। ये बहुत जरूरी है, इसको समझना पड़ेगा। इसको ये नहीं सोचना होगा कि क्रिटिसाइज कर रहे हैं। क्रिटिसाइज क्या करेंगे हम? आपको फायदा होगा, हमको तो फायदा होगा नहीं। आपके बढ़ेंगे लोग, आपके लोग ये करेंगे। ये डिबेट मस्ट गो ऑन, नंबर 1। नंबर 2, एक सही लॉजिकल एंड पर पहुंचना चाहिए वो डिबेट, और वो डिबेट को समझना चाहिए पार्टी के जो शीर्ष नेतागण हैं। एक एक नेता जो है 50-50, 60-60, 70 वर्ष से हैं, लेकिन कुछ नहीं जो बोलते हैं। आज की स्थिति में ऐसी स्थिति हो जाएगी, बहुत दिक्कत हो जाएगी ना किसी भी पार्टी के लिए। हम बीजेपी को क्यों गाली दें? हम लालू की पार्टी को क्यों गाली दें? जस्ट बताओ, टेल मी। जो हाल लालू जी का है मोर और लेस वही हाल हर पार्टी का है। एक बार जो बन जाता है वही रह जाता है। एक बार जो वहाँ बन गया वो जीता, हम नहीं जीत रहे हैं फिर भी हम हैं। तो ये चीज़ डिस्कशन कहाँ होगा? ना कांग्रेस में होता है, ना लोकल पॉलिट ब्यूरो मेंबर मीटिंग में होती है, ना सेंट्रल कमेटी। ये तो समझना पड़ेगा चीज़ों को आज के तारीख में। अगर बदलना है, अगर चाहते हैं यही यथास्थितिवाद रहे, तो यथास्थितिवाद रहेगा तो ऐसे ही सीपीआई के लाइन पर आप आ रहे हैं। वही सीपीआई की तरह आ जाएगा, 2-3 आएगा, 1-2 आएगा, बैठे रहेगा, ऑफिस रहेगा, सब कुछ रहेगा, सिस्टम रहेगा, लेकिन पार्टी का ये नहीं होगा मेरी समझ से। और ये अगर सोचते हैं कि किसी का पिछलगू बन के हम देश को, शासन को हम चलावें, तो वो मुश्किल है। आपको अपना बनाना। हाँ, तुम्हारा बात सही है कि आपका वोट बढ़ रहा है। वोट कब बढ़ रहा है? जब हम अकेले लड़ रहे हैं, तब ना आपका वोट बढ़ रहा है। अभी तो आप लालू का वोट मिल रहा है आपको, अभी तो आपको कांग्रेस का वोट मिल रहा है। अभी लालू जी का मेजर वोट मिलेगा तभी आप जीतिएगा। अगर आपको जीतना है आरा से, अगर आपको जीतना है नालंदा से, तो लालू जी का वोट बैंक मिलेगा आपको, और बाकी कांग्रेस का वोट मिलेगा, दो भी है। इसलिए आप अकेले जीतिएगा तो बात अलग है, तब वो आपका स्ट्रेंथ हुआ, वो आपका ओन स्ट्रेंथ हुआ। अदरवाइज तो हर आदमी पर, हम भी पार्टी खोल सकते हैं, तुम भी पार्टी खोल सकते हैं। आप बहस की बातें कह रहे हैं कि बहस के लिए रास्ता खुला रखना चाहिए, स्पेस बनाए रखना, नए आइडियाज को आना चाहिए। अभी जो एमएलसी बनी है वो देखा फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर, पूरा उनको मिठाई और लड्डू खिलाए हुए और विक्ट्री का साइन देते हुए। तो ये तो बाकी बुर्जुआ पार्टी में भी है, जिसको लोग सो कॉल्ड बुर्जुआ, हम नहीं बुर्जुआ कहते हैं, ये लोग बुर्जुआ कहते हैं। कांग्रेस पार्टी है, भाजपा है, बाकी और सीपीआई है, सीपीएम है। तो कोई जीता तो जश्न को आप जश्न मनाने को आप बुर्जुआ से कैसे जोड़ सकते हैं? नहीं, जश्न नहीं है। आपको जश्न से आप नहीं आए हैं। आपका क्या इस पर कंट्रीब्यूशन है? जस्ट बताइए हमको। आप तो आज से 20 साल 30 साल तक कहते थे कि जो अपर हाउस है उसको तो भंग कर देना चाहिए, उसका कोई यूटिलिटी नहीं है। आज के तारीख में आपको यूटिलिटी नजर आ रही है काउंसिल और राज्यसभा। मैं ही था उस समय, हम लोग करते थे कवर, उसमें कहा जाता कि नहीं हम लोग काउंसिल में अपने कैंडिडेट को नहीं देंगे। जब एमएलए का वोट होता था ये लोग कहते थे नहीं, वो रिडंडेंट है, वो असंवैधानिक है, उसका कोई मतलब नहीं है, पैसा का खर्चा है। बेसिकली इट्स स्टेट एक्सचेकर का पैसे का खर्चा है, इसकी कोई उपयोगिता नहीं। सडनली आप पहला ही हुए जो कि ज्वाइन कर लिया और उसको आप विक्ट्री सिंबल देख रहे हैं। ये विक्ट्री सिंबल नहीं है, ये बेसिकली आज को आपको एक्स्ट्रा पावर दिया गया है, जो लड़ने की क्षमता आपको दे रही है, चाहे डिफरेंट जो आपके स्टेक होल्डर हैं उसके बीच ले जाने का, और उसमें कॉन्फिडेंस जताना है कि हम जो जीते हैं तो तुम्हारे रिप्रेजेंटेटिव हैं।
चाहे वो स्कीम वर्कर हो, चाहे आशा वर्कर हो, चाहे रसोइया हो, चाहे और भी जितने भी जीविका दीदी हो, उसके समस्याओं को लेकर के हम तुम्हारे सामने जाएंगे और जो मुख्यमंत्री हैं, जो आका हैं, उनके सामने हम लेकर ये होना चाहिए कि हमको अब रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई है। ये चीज़ नहीं, ये तो कोई नॉर्मल आदमी करता है जो जाता है देख करके। ऐसी अपेक्षा नहीं थी कि CPI-ML लिबरेशन के कोई जीते और इस तरह का विक्ट्री। क्या विक्ट्री का क्या है? व्हाट इज योर कंट्रीब्यूशन? जस्ट टेल मी। एक कैंडिडेट जो जीत कर गया है उसका क्या कंट्रीब्यूशन है पार्टी का? वो तो महागठबंधन था तब न बना भाई, उसमें कांग्रेस दिया, उसमें उनको दिया। अगर नहीं देते की बात कर, कल को कांग्रेस को आपने सपोर्ट किया, ये भी फैक्ट है ना। उसके बाद आपने कांग्रेस को सपोर्ट किया, आपको कहा गया कांग्रेस को सपोर्ट, तो महागठबंधन के इन्होंने निभाया, ये महागठबंधन निभाने का काम किया। इसमें कोई अतिशयोक्ति इसको सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए। पूरा सोशल मीडिया उसी के लड्डू और उसी के विक्ट्री साइन से भरा हुआ था उस समय, और डिफरेंट मैंने कभी स्कीम वर्कर के साथ, कभी ट्रेड यूनियन के साथ, कभी महिला संगठन के साथ। तो ये थोड़ा सा हमको ये लगा कि पार्टी को इस तरह से सोचने का समय अभी नहीं है। अभी और भी संघर्ष है बहुत करने को, अभी तो कुछ मिला भी नहीं है जी। यानी अभी और भी बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना है इन तीनों पार्टियों को, और ख़ास करके माले को लेकर हमने बहुत सारी बातें की है। तो माले को अभी और भी संघर्ष करने की ज़रूरत है, क्योंकि बिहार में सबसे बड़ी लेफ्ट पार्टियों में सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है, और जिस तरह से पार्टी का विस्तार होता जा रहा है, ऐसे में पार्टी को अभी से ज़रूरत है चुस्त और दुरुस्त करने का। पार्टी बड़ी हो जाएगी तो बहुत सारी चीज़ें बिखर जा सकती हैं और आइडियोलॉजी से भी समझौता करना पड़ जा सकता है। फिलहाल आज की बातचीत को हम यही समाप्त करते हैं। कल हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।